बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट इंशाअल्लाह जो कंटेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट हमारे पास दिए हुए हैं, रिक्वेस्ट में भी काफ़ी हज़ारों के लोगों ने रिक्वेस्ट दिए थे, तो उसमें से सेलेक्टेड लोगों को आज हमने यहाँ पर इनवाइट किया। काफ़ी लोग और नीचे भी वेट कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग, मगर उनके आने में थोड़ा देर हो गई ताकि कार्ड नहीं बन सके। मेरी एक आदत होती है पहले से कि मैं हर काम में एक पॉलिसी बनाती हूँ, वो पॉलिसी को मैं ब्रेक करना नहीं चाहती। मेरे ज़िंदगी का सक्सेस और सबसे बड़ा सक्सेस का राज यही है कि मैं टाइमिंग को और टारगेट को रीच करती हूँ। आप लोग भी जो आज यहाँ आए हैं, जब टाइमिंग और टारगेट रीच करते हैं तो छोटे से टाइम में बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर हम टारगेट और टाइमिंग और पॉलिसी नहीं बनाते तो सालों साल गुजर जाती, हम कुछ नहीं कर पाते। आज मुझे यहाँ आप सबको देखकर और महिला एम्पावरमेंट पार्टी में महिलाओं को भी देखकर जो कंटेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आगे चलकर मैं आप सबको पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में सब मैं देखना चाहूँगी इंशाअल्लाह। और इसमें काफ़ी लोगों का हमारे पास सर्वे रिपोर्ट भी है, काफ़ी लोग इसमें सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में हैं। तो मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जब मैं पहले दिन कर्नाटक में आई थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, सीधी सी बात है कि सब लोगों ने मजाक ही उड़ाया था कि कैसे कैंडिडेट रेडी होंगे, किस तरह से होगा इतना जल्दी, कैसे पॉसिबल होगा। जो 100 साल के पार्टियां हैं उनके लिए भी इतनी मुश्किल की बात है, तो हमारा कैसे होगा। मैंने सबको एक जवाब दी थी कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए कि मैं जो लोग 100 साल में कर नहीं बताए वो मैं 100 दिन में भी इंशाअल्लाह करके बता सकती हूँ। और मैंने दिन रात इसके ऊपर मेहनत की, आप लोगों की भी मेहनत रही और सपोर्ट रहा, साथ रहा। आप लोग भी कभी कभी मीटिंग के लिए 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक भी वेट करते थे, और उसके बाद आके मीटिंग फाइनल होने के बाद ही आप लोग भी जाते थे। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया और मुझे एक एम्पावर आया कि हाँ, हम काम जो है कर सकते हैं। आज सुबह ही मुझे एक ऑफिसर साहब का फोन आया था और वो कह रहे थे कि तुम क्या जादू कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। कि कर्नाटक में हमने भी जब सोचा कि जब हमारे पास लेटर आया कि डायमंड 224 कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल करो, 224 पर भी एमईपी कंटेस्ट करने वाली है, तो हमने भी सोचा कि नई पार्टी है, किस तरह से इतने सीट के ऊपर वो लड़ पाएगी, कंटेस्ट कर पाएगी, कैंडिडेट कैसे, किधर, किस तरह से हमने भी सोचा था। मगर आज जो है आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो पार्टी के बारे में है, मेरे ख्याल से कर्नाटक का घर घर और बच्चा बच्चा जानता है, उनके यही अल्फाज थे। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर, और आप सबको यहाँ देखकर भी हमारी कामयाबी का एक बहुत ही बड़ा राज भी समझ में आ रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज हमने काफ़ी कैंपिंग किए, मेरे ख्याल से हमने 10 डिस्ट्रिक्ट तक, 12 डिस्ट्रिक्ट तक रीच कर लिए, और वो 10 डिस्ट्रिक्ट का जो मैसेज है टोटल कर्नाटक को रीच किया है। और कुछ चैनल के ज़रिए से, कुछ अखबार के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, तो काफ़ी हद तक हमने रीच किया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ कि हम इंशाअल्लाह 150 सीट एमईपी के तरफ से ला के रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस भी है और उम्मीद भी है। अब लोग तो पूछेंगे ये क्यों, ये कैसे,
ये हम इलेक्शन के बाद बताएंगे। अब बताना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, तो क्यों कैसे हम इलेक्शन के बाद बताएंगे। और मैं आज आप सबको जमाने का एक खास मकसद है। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि मैं वो नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हूँ कि तुम्हारे पास बी फॉर्म दे दूँ और मैं तुमको मिलूँ भी नहीं और देखूँ भी नहीं, और तुम किस हाल में हो मुझे पता ना चले, मैं किस हाल में हूँ आपको पता ना चले। मैं ऐसा पार्टी को मेंटेन करना नहीं चाहती हूँ। मैं पार्टी को आज एक फैमिली की तरह मेंटेन करना चाहती हूँ। चाहे पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे पार्टी के कैंडिडेट क्यों ना हो, और पार्टी का छोटा सा मेंबर क्यों ना हो, मैं उसको एक फैमिली का रिस्पेक्ट दूंगी कि वो मेरी फैमिली है। उसका दर्द मेरा दर्द होगा, उसका दर्द मेरा दर्द होगा, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी, और उसके साथ जितने मेरे लोग मुझे वोट करेंगे वो मेरे फैमिली के अंदर का हिस्सा होंगे, उनका भी दर्द मेरा दर्द होगा हमेशा। और जो वोट नहीं भी करेंगे उनके लिए मैं एक इंसानी रिश्ता जरूर रखकर उनकी भी मैं मदद करना चाहूंगी। और मैं चाहती हूं कि हम आप सब जो एमईपी के जरिए जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म को, इसका एक मकसद है। जब तक मकसद नहीं होता है कोई चीज भी कामयाब नहीं होती है, इस बात को याद रखना। जिंदगी के जीने का मकसद हो, पार्टी को चलाने का मकसद हो, एक फैमिली को चलाने का कुछ ना कुछ एक एम, कुछ ना कुछ एक मकसद होता है। तो मुझे इस पार्टी को चलाने का मकसद मेरा जो है, आपका भी वही होना चाहिए, आपका भी वही होना चाहिए। वही रहेंगे ना, आप सब हाथ उठाइए कि आपका भी मकसद जो है वही होना चाहिए। मेरा मकसद है कि भारत को जालिम नेताओं से आजाद करा दूं। आपको मैं एक अच्छे नेताओं की शक्ल में देखूं, आपको देखकर लोग दूर ना भागे, आपको देखकर लोग ना डरे, आपको देखकर लोग ना घबराएं। आपको लोग देखेंगे तो एक इंसाफ की शक्ल उनको दिख रही है, इस तरह से देखेंगे ये तुम्हारे लिए जस्टिस करेगा। एक रोती हुई औरत अगर आपके पास आएगी, उसकी आंखों में आपको वो चेहरा, आपका चेहरा उसको दिखना चाहिए कि ये मेरे लिए इंसाफ करेगा, ये मेरे लिए इंसाफ करेगा। मैं वो ख्वाब देख रही हूँ, मैं वो ड्रीम देख रही हूँ इस पार्टी को लेकर। अगर आपके पास जो है, अगर कोई लड़की बेसहारा आएगी, अगर आपके पास कोई इनजस्टिस बंदा आएगा, तो वो आपको जो है, आपका चेहरा उसको एक जस्टिस के लिए एक जज के जैसा समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमने इंसाफ के बाहों में आ गए ही, हम इंसाफ के हाथों में आ गए ही, हमारे लिए इंसाफ करेगा, हम वैसे बंदे के साथ आए ही। क्या आप ऐसी राजनीति में आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तैयार है? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और जो है, मुझे ऐसी राजनीति चाहिए, एक पाकीज़ा राजनीति चाहिए। हमको वो सारे चीजों से दूर रहना चाहिए जो राजनीति की शक्ल को बिगाड़ दिए। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब एमईपी के जितने भी लोग हैं एक फैमिली की तरह रहे। क्यों कि आज हम देखते हैं कि एक ही पार्टी के लोग दो तरह से झगड़ते ही हैं एक ही पार्टी में, मगर वो मिले जुले नहीं हैं। और हम ऐसी चीज को खत्म करें। कामयाबी किसकी भी हो तो एमईपी की हो रही है। कोई भी ऊंचा जा रहा है, एमईपी की जीत हो रही है। अगर एमईपी की जीत हो जाएगी तो देश की जीत हो जाएगी, देश जुल्मों से मुक्त हो जाएगा। सीधी सी बात है। मैंने सोशल वर्क किया, मैंने कुछ लोगों की खिदमत की, मैंने कुछ औरतों की खिदमत की, मैंने कुछ कंट्रीज की खिदमत की, मैंने कुछ कम्युनिटीज की खिदमत की, मगर अब मैं जो कदम उठाई हूँ पूरे देश की खिदमत करने की कदम उठाई हूँ। इस उम्मीद पे उठाई हूँ कि मुझे
जैसा इन चीजों में करने में सक्सेस मिला है, मुझे देश की खिदमत करने में भी वैसे ही सक्सेस मिलेगा। मगर जब तक कि आप मुझे उसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं सक्सेस नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखने के लिए कहते हैं कि कैंडिडेट हैं, एमपी हैं, पार्टी के एमएलए होने वाले हैं, मगर आप ही इस देश की एक मैसेज देने वाले पिलर्स हैं। एमपी के एक पिलर्स हैं। आपका जो मैसेज होगा, आपका जो तरीका होगा, आपका जो लोगों के साथ सलूक होगा, आपका जो पीस मेंटेन होगा, ये सारे इंडिया को, हिंदुस्तान को मैसेज जाएगा कि एमईपी का एक एमएलए है, ऐसा है। एमईपी का एक एमएलए सोशल वर्क करता है। एमईपी का एक एमएलए है, वो पैसों को नहीं देखता, लोगों के दर्द को देखता है। वो पैसे कमाना नहीं सोचता, लोगों की खुशियां कमाना सोचता है। आप जब पैसा कमाना सोचेंगे, हम लोगों के नजरों में गिर जाएंगे, अल्लाह की भी नजर में, तुम्हारे पैदा करने वाले की भी नजर में तुम गिर जाएंगे। जब हम लोगों की खुशियों का सोचेंगे कि हमको लोगों को खुश रखना है, हमको लोगों को देखभाल करना है, आप दुआ करिए, पैदा करने वाले लोगों को खुश रखना है, हमें दौलत दे दो, वो दे देगा, तुम्हें मिल जाएगी आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब मिलेगा। मगर हमको क्या है, एक पीस वाली लाइफ, एक अच्छी लाइफ को गुजारना क्या है, बहुत ही जरूरत है। और पॉलिटिकली जो शक्ल है, उस शक्ल को तब्दील करने के लिए आप मेरे अंसार और मददगार बन जाएंगे। क्योंकि मेरा यही ख्वाब है। मुझे जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिकली आऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आपको जो है राज्यसभा में यूं टिकट मिल जाएगी, और मुझे एक लेटर भी आया था कि आपको राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। मैंने कभी सीट की ख्वाहिश नहीं रखी। अगर राज्यसभा की सीट की ख्वाहिश रखती तो मुझे मिनटों में मिल सकती थी। मुझे किसी ने कहा कि ये मिनिस्टरी खाली है, इतने पैसों पे मिल जाएगी, वो मिनिस्टरी खाली है, इतने पे मिल जाएगी। ऐसे खरीदने की चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो मुझे मोहब्बत से चाहिए, आप सबकी मोहब्बत से मुझे वो चीजें चाहिए। और खासकर से जो है कि लोगों ने जो है ऐसी चीजों को मैंने नहीं चाहा। मैंने सोचती थी, मैं रातों में सोती थी, मैं सोचती थी कि अगर भारत को टोटल हमको कुछ काम करना है तो कैसे करना है। एक एमएलए बनकर तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगी, एक एमपी बनकर भी तो मैं कुछ नहीं पाऊंगी, एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनकर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे नेशनल वॉइस कंटेस्ट करना है और सेंट्रल में जाकर अपने सीटों को लाकर हमको भारत के जो पब्लिक को तकलीफ है उन सबको इजी लाइफ बना देना है, सारे लोगों के लिए इजी लाइफ बना देना है। ये ख्वाब के लिए कर्नाटक मेरा पहला कदम है। आप सब मेरे पहले साथी हैं। अगर आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे साथ दे देंगे, आप खड़े हो जाएंगे वाकई जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, तो तुम्हारा पैदा करने वाला तुम्हें साथ दे देगा। और हम एक दिन जरूर दिल्ली में अपना डंका बजा के ही रखेंगे। इसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता इसको। और नंबर 1, हमको कम्युनल माइंड को हटाना है। मुस्लिम भी हो या हिंदू भी या कोई और भी, ये जो कम्युनल सोचते हैं ना हम लोग, ये फलाने जात से है मैं इसका हूं, ये फलाने जात से मुस्लिम है तो अपना है, हिंदू है तो अपना है, फलाना है तो अपना है, इसको हम अपने दिमाग से एमईपी में निकाल के बाहर फेंक देंगे। एमईपी में हम इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। हम एक भारतीय हैं। हम क्या है? एक भारतीय है। हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, दलित है, कोई भी और भी लिंगायत है, बहुत सारे है मज़ाहिब हिंदुस्तान के अंदर। हम सब के सब जो है भारतीय है। हमारा वोटर कार्ड, आईडी कार्ड है, हमको इक्वल राइट्स हैं। सबको भी क्या है? इक्वल राइट्स हैं। और हम अपने दिमाग से ये भी निकाल के फेंक देंगे मर्द और औरत, मर्द और औरत, इसको भी निकाल के फेंकेंगे। यहाँ भी इनजस्टिस होगी क्योंकि हम मर्द और औरत सोचते रहेंगे तो इसमें भी इनजस्टिस होगी। मर्द और औरत को दोनों को भी जो है इक्वल राइट्स है। मर्द कभी 15 महीनों के बाद पैदा नहीं होता, औरत 6 महीनों में पैदा नहीं होती। दोनों की भी पैदाइश की एज एक ही होती है। और दलित कोई
नहीं होता, दोनों भी 9 मंथ में ही पैदा होते हैं। और उनकी माँ को भी, हर माँ को वही तकलीफ होती है जो बच्चे के पैदा होने में सारे लोगों को वही तकलीफ होती है। इसमें हमारा सबका ब्लड एक है, हमारा सबके जिस्म के आज़े एक है, हमारे सारे चीजें एक है, तो हमको पैदा करने वाला भी एक है, इसको हमको मानना पड़ेगा। हमको अलग अलग ने पैदा नहीं किया है। क्यों? कि हमारी आसमान एक है। वो आसमान से जो बारिश बरसता है, वो बारिश भी क्या है? एक ही है। किसी को अलग अलग बारिश हो रहा है क्या? चलो ये बारिश हिंदू के लिए है, उसका अल्लाह ने बरसाया, उसके देवड़ू ने बरसाया, उसके ईश्वर ने, नहीं, पूरे लोगों के लिए, टोटल वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली वन कंट्री, टोटल वर्ल्ड के लिए जो बारिश बरसेगा वो सिर्फ एक आसमान वाले की तरफ से बारिश आएगा। सेम टेस्ट वो पानी में रहता है। यस, सही है ना? सेम टेस्ट वो पानी में रहता है। सूरज जो सूरज आता है, मैं ये तुम्हें इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ, तुम सोचो कि हम सब एक है, तुम समझो कि हम सब एक है, इसीलिए मैं ये बताना, एग्जांपल्स बताना पड़ता है। सूरज जो किरणें देता है, सूरज की जो धूप आती है, वो किसी किसी के लिए अलग नहीं आती, सबके लिए एक आती है, सबके लिए एक ही सूरज। चंद्रुड़ू, चांद, मून, सबके लिए भी क्या होता है? एक होता है। स्टार्स सबके लिए भी एक होते हैं। तो हम सब भी स्टार्स को, चांद को, स्काई को, जमीन को, आसमान को, सबको पैदा एक नहीं किया है। इसका मतलब हम सब एक, हमारा ब्लड एक, हमारा खून एक, हम सब क्या है? इंसान है। हम सब क्या है? इंसान है। यही पार्टी का स्लोगन है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। हर इंसान का रिस्पेक्ट करो। वो कौन है, क्या है, हमें नहीं मालूम, हम सबको जो है रिस्पेक्ट करें और किसी को छोटी नजर से ना देखें। ये मुझसे छोटी जात वाला है, ये मुझसे छोटा मालदार है, ये गरीब है, ये बहुत बड़ा अमीर है, तो वो अमीर आ गया, अगर गरीब आ गया क्या है? ऐसा हमारी एमवीपी में नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो और एकता की आवाज को बुलंद करो। तो हमारा भारत का जो संविधान यही हमें सिखाता है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही सिखाता है। हम सबको इक्वल राइट्स है, हम सब जो है एक ही है। हम जो है कम्युनल माइंड को हटाना है, क्योंकि आज भारत में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है, बहुत बढ़ता जा रहा है। कहीं भी देखो लड़ाई, कहीं भी देखो झगड़े, कहीं भी देखो मारपीट, कहीं भी देखकर किसी भी बुनियाद के ऊपर जो है मारपीट। हाँ, हर किसी को भारत के अंदर अपने मजहब पे चलने की पूरी आजादी है, पूरी आजादी। कोई मजहब वाला किसी को रोक नहीं सकता, कोई मजहब वाला किसी को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का संविधान कहता है हर भारतीय को उसको अपने मजहब पे चलते हुए भारत के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करके वो इलेक्शन में कंटेस्ट करना, वो कुछ करना, उसके लिए पूरी की पूरी आजादी और इजाजत है। तो हम सबको क्या है, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। इस बात को हम अपने दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आप थोड़ी बातों को समझ गए होंगे। मैं लास्ट मोमेंट में जब हमारे सारे चीज़ें फाइनल हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह कम से कम अगर 10 डेज ना हो सके तो 5 डेज में आपका क्लास लेके 6 माह आफ्टर से 5 दिन के बाद जो है आपका मैं एग्ज़ाम में लूँगी, इसलिए कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको काफ़ी नॉलेज होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप सबको नॉलेज नहीं है, ताकि मुझे पता चल जाएगी कि आपको कितनी नॉलेज है, इसलिए मैं आपका एग्ज़ाम लूँगी। और इसलिए हमको चाहिए कि लड़ाई झगड़े की राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमें पीस वाली राजनीति चाहिए। कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, कोई तुम्हें भला कह रहा है, कोई कह रहा है तुम फलान से आए हो, कोई कह रहा है तुम्हारी पार्टी इससे आई हो। सब्र करिए, देखते रहिए। क्या करना है? सब्र करना है, पेशेंस रखना है और देखते रहना है। कोई कहते हैं तुम्हें 2 वोट भी नहीं मिलेंगे, अच्छी बात है भाई, 2 वोट नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे?
कोई कहते हैं 100 वोट भी नहीं मिलेंगे, कोई कहते हैं कि तुम्हें कोई जो है कबूल ही नहीं करेगा। कुछ नहीं, जमाने को देखते रहना और कामयाबी हासिल करते रहना। जमाने का ये कहना हमारी कामयाबी का राज है। जमाना जब कहता है कि तुझे कुछ कोई भी नहीं चाहता, तो इसका मतलब समझो हमें 90% लोग चाहने लग गए। वो देखकर जन्म से ये बात बोल रहा है और हमारी हिम्मत को कमजोर करने के लिए ये बात बोल रहा है। नहीं तो एक आम इंसान रास्ते से जा रहा है तो क्या हम उसको जाके कहेंगे कि तुझे कोई नहीं चाह रहा है? नहीं। जब उसके सामने कोई आके ये कह रहा है कि तुझे कोई भी नहीं चाहता, तुझे 1 वोट भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब हमें फुल वोट मिलने वाले ही, इसलिए प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसकी यही निशानी है। और हम सच पे चलते रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो हमारी हक की जो आवाज है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आज कर्नाटक में हम आवाज दे रहे हैं, आप सब कर्नाटक में आवाज दे रहे हैं, मगर आपकी आवाज कर्नाटक तक महदूद नहीं है। आपकी आवाज, मेरी आवाज इंडिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है और पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंच चुकी है। और वर्ल्ड के कोने कोने से जो हमारे इंडियन ही वो खुशखबरियां भेज रहे हैं, वेलकम भेज रहे हैं, मुबारकबादी भेज रहे हैं। कहीं कोई भी कंट्री में बैठा, सबको ये आवाज पहुंच रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आवाज जो है खासकर से हमको जो पहुंचेगी तो हक की आवाज जो है जरूर पहुंचेगी। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम सब जरूर से जरूर इस 2018 इलेक्शन कर्नाटका में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। और बाकी आप लोगों को सब बुलाने का यही मकसद था कि आप सब कुछ बातों को जो है यहाँ पर समझ जाएं और आपके कुछ इंटरव्यूज भी लेना था, क्योंकि जब हमारा सर्वे होगा और हमारे जो व्हीकल्स हैं वो जाएंगे तो आपके वीडियोस भी वहाँ के ज़रूरियात के हिसाब से प्ले हो। उसका हमने 224 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है प्लान किया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमको किस तरह का पब्लिसिटी, किस तरह की सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए हम लगातार इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। मगर उसमें आपकी भी कोशिश होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे हम MLA बन जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए अब टाइम 2 महीने है। अब टाइम 2 महीने है तो ये भी मत सोचिए कि टाइम बहुत छोटा है। काम करने वालों के लिए टाइम बहुत बड़ा है। काम करने वालों के लिए ये 2 महीने बहुत लंबा टाइम है। अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो मैं 7 डेज में टोटल 224 कॉन्स्टिट्यूंसी का काम भी कंप्लीट कर सकती हूँ इंशाअल्लाह। तो फिर बाकी का 1.5-2 महीना भी पड़ा हुआ है हमारे पास, सीधी सी बात है। तो ये सोचकर काम नहीं करिए कि 2 महीने बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। मैं अगर ये सोचकर कर्नाटक ना आती कि टाइम बहुत कम है तो आप मेरे सामने यहाँ नहीं बैठते थे। मैंने एक उम्मीद लगाया और मैंने सोचा कि टाइम बहुत बड़ा है, 3 महीने टाइम पड़ा है, 4 महीने टाइम बड़ा लंबा टाइम है भाई। ये लोग बोलते हैं कि टाइम बड़ा छोटा है, तो देखो आज वही बात हो गई। सुभान अल्लाह, आप सब मेरे सामने हैं और पूरे कर्नाटक के गली गली में MVP की आवाज़ पहुंच गई। और तकरीबन जो है जो वाचिंग यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, सम लैक्स सम करोड्स डेली होते हैं। सुभान अल्लाह, जो हर कोई जो है वाच करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है कि खासकर से हम जब सोचेंगे कि ये टाइम छोटा है, नहीं तो बहुत बड़ा है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे दिमाग को छोटा बना लेंगे, टाइम को छोटा बना लेंगे तो काम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ टाइम क्या है, जरा बोलिए आवाज से। टाइम बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, छोटा है। यस का टाइम बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है। इस तरह से सोच के हमको काम करना होगा। और आपको आज बुलाने का तो मकसद था कि आपसे इंटरव्यूज लिया जाए, ताकि हमें ये बात सबसे पहले पक्की महसूस हो जाए आप खुलकर हमारी पार्टी MVP में ज्वाइन किए हैं, तो उसके बाद ही हम तुम्हारे लिए टिकट का सोच सकते हैं। सीधी सी बात है। और इसके बाद
अब आपको कंपटीशन होगा, मैदान में उतरना होगा, काम करना होगा। अब ये बोलना शुरू कर देंगे यहाँ उन्होंने 4 लोगों ने आए थोड़ा डरा दिए, 5 लोगों ने आए वो थोड़ा डरा दिए, 10 लोगों ने डरा दिए, तो अभी ड्रॉप हो जाइए। अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो वो लोग अभी ड्रॉप हो जाइए, क्योंकि आपको 2 लाख से ज्यादा लोगों पे कंटेस्ट करना है, 2 लाख से ज्यादा लोगों पे इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो उसके लिए शेर का जिगर होना जरूरी है। बिल्ली चूहे नहीं लड़ सकते, भाग जाएंगे वो, सीधी सी बात है। नहीं, मैं वाकई सच कह रही हूँ तो बताओ, अगर मैं रॉन्ग भी बोल रही हूँ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकती। बिल्ली का दिल रखने वाले, चूहे का दिल रखने वाले कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, शेर का दिल रखने वाले कंटेस्ट कर पाएंगे। है कोई शेर का दिल रखने वाले तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अभी हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट ही फाइनलिस्ट नहीं है, सिलेक्टेड अलग होते ही फाइनल अलग होते ही। फाइनल के लिए अब मैदान में तुम अपना काम बताना है। सिलेक्शन के लिए हमारे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, उसमें से आप लोग सिलेक्टेड हो। फाइनलिस्ट जब होगा जब तुम मैदान में उतर कर काम करोगे, जब हमारा सर्वे होगा तो उस सर्वे में कम से कम तुम जो है 25 से 30% वोट लेने का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उसी वक्त आपके सीट्स फाइनल इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपके पास नंबर 1 पे, कभी भी आपसे नेक्स्ट जब मीटिंग में आते हैं तो थोड़ा एक पेन पेपर भी रख लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं कहती हूँ कि अपनी कमेटी से कि वो अरेंज कर दे नेक्स्ट मीटिंग में, तो नहीं तो मोबाइल्स में भी आप सबसे पहले आपका जखीरा क्या होना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, कोई बता सकते हैं? यस, वो तो आपके लिए है, मगर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास बूथ एजेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बूथ एजेंट होना जरूरी है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 280 बूथ है, किसी में 300 है, किसी में 300 से ज्यादा भी है। तो मेरे ख्याल से हमने बूथ एजेंट का एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है। सबसे पहले उस फॉर्म्स को कलेक्ट करके फिलअप करके तुम हमको शो करना है कि हमारे पास कम से कम बूथ एजेंट है, हम कंटेस्ट कर सकते हैं। आपको मालूम तो है कि हमारे और कोई एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे वहाँ एमएलए फॉर्म देने के लिए इतने पैसे लेते हैं, यहाँ एमएलए। आप सब गवाह रहेंगे, कभी किसी एमएलए फॉर्म के लिए क्या हमने 1 पैसा आपसे लिया है? बिल्कुल नहीं। किसी पोस्ट के लिए, किसी मेंबर के लिए, किसी जरूरत के लिए नहीं। हाँ, जो लीगल मेंबरशिप फीस है वो एक अलग है, मेंबरशिप के लिए उसको कानूनन रखना पड़ता है, वो एक अलग बात है। उसके अलावा मैं आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन करूंगी सही काम करने का और सही काम करके बताने का। और वो फॉर्म जो आपको बूथ एजेंट के फॉर्म है, वो अभी हम आपको एक सेट दे देंगे जो 300 फॉर्म होंगे, उसको कंप्लीटली आपको 1 हफ्ते में करना होगा। अगर 1 हफ्ते में आप बूथ एजेंट को कंप्लीट करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये जरूर से जरूर मैदान में काम करने वाले खिलाड़ी हैं, इनके पास कुछ ना कुछ जखीरा है, ये जरूर जो है कंटेस्ट करेंगे। और दूसरी बात, वीकली 1 टाइम आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी से छोटी मीडिया भी क्यों ना हो, आप वहां के हालात को लेकर ये इंटरव्यू देते चले जाएंगे। सारे लोग जो भी कंटेस्ट करने के लिए रेडी हैं। वो इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि लोग आपको वहां पहचाने, लोग आपको जाने कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मगर बहुत सारे लोग यहाँ पर ये आए हैं कि सब लोग लोगों को जानते ही हैं। हमारे एक सर्वे के मुताबिक सब लोग लोगों में है, मगर मैं चाहती हूँ कि और भी ज्यादा जो है उसको ये करें। और इंशाअल्लाह 11 मार्च को हमारा जो प्रोग्राम है बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में, उसमें आप सब अपने साथियों को लेके शिरकत करके ये ताकत बताएं वहां पर इंशाअल्लाह।
और उसमें काम करने में आप पहले हिस्से के ऊपर जो है शामिल रहे। और उसके साथ साथ हम वार्ड कन्वीनर बनाएंगे, आप सबको कन्वीनर फॉर्म मिलेंगे। वार्ड कन्वीनर, 4 कन्वीनर को आप कंपटीशन रखेंगे। जो कन्वीनर ज्यादा हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे, मेंबर लाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कन्वीनर उनको हम बीबीएमसी इलेक्शन के वक्त में जो है फ्री कॉर्पोरेटर सीट जो है उनको हम जो है उन कन्वीनर्स को देंगे। यानी मैं चाहती हूँ कि पार्टी का छोटा सा छोटा काम करने वालों का भी एक फीचर रहे पार्टी के अंदर और उनका एक वैल्यू रहे। ऐसा नहीं है कि हम उनको काम लेते रहे गुलामों की तरह, फिर उनकी तरफ हम तवज्जो ना दे, ऐसी बात नहीं। सबके सबको जो है कि हकूक मिलता चले जाए, उसको मेंटेन करना जो है आपकी जिम्मेदारी होगी। तो बाकी काफी लोगों के मेरे ख्याल से इंटरव्यूज भी रुके हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि जो है सारे लोग भी इंटरव्यूज ले लें और मैं एक आपको 10 मिनट का टाइम दूंगी, माइक प्रोवाइड करो कि किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ क्वेश्चन करना है तो वो करें। अगर कोई कन्नड़ा में करते हैं तो मुझे थोड़ा ट्रांसलेशन करें। हाँ, लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करके दिल्ली तक, दिल्ली के मिनिस्ट्रियों तक आपको पहुंचना है, उस तरह से काम करना है आपको। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4-5 भी सिलेक्ट हुए हैं जी, तो ये लोग सब मिलके काम कैसे करेंगे? इन लोगों के अंदर एहतियात कैसा होगा? इन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी? तो आपके हम इस सवाल के लिए आप हम लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी ही नहीं पार्टी, बल्कि किसी भी पार्टी में 2-3-4 लोग ही होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि एक को ही रखकर हम फेल नहीं होना चाहते। क्यों करके बोले तो एक अगर पॉसिबल ही नहीं रहे, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ टिकट लेके पीठ के पीछे फेंक दो और खामोश रह जाओ, तो हम उनको भी चेक करेंगे और काम करने का लेवल हम तीनों का भी देखेंगे, चारों का भी देखेंगे, जिसका भी काम करने का लेवल है। इंशाल्लाह जो काम करेंगे, अगर उनको टिकट भी नहीं दी जाए मगर उनको जरूर कोई एक अच्छा पोस्ट पार्टी की तरफ से जरूर प्रोवाइड होगा। ऐसा नहीं कि जो बाकी के जो लोग काम करेंगे उनको पार्टी में से कुछ नहीं मिला, ऐसी बात ही नहीं है। मगर कोशिश करिए हर कोई अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, तो जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए हमको सिलेक्शन का एक मौका रहेगा। नहीं तो क्या है, अब हम सिर्फ एक को ही फॉर्म दे दिए तो फिर दूसरे को फॉर्म नहीं दिए तो काफी लोग अच्छा काम करने वाले होते हैं। कुछ लोग फॉर्म इसीलिए, आज जो लोग रिक्वेस्ट फॉर्म लेकर गए थे जिनको हमने कॉल भी किया तो 10-15 लोगों ने फोन तक अटेंड नहीं किया। हम क्या वो एक रिक्वेस्ट पे डिपेंड हो जाएगी? जो नेशनल पार्टी है आखिर क्या खाली हो जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने काम का टैलेंट काम में बताइए, जो आपको अल्लाह की मर्जी है वो जरूर मिलेगा। जब सर्वे होगा तो जो सच्चा काम करता है उसका रिपोर्ट तो बिल्कुल सच्चा ही निकलेगा इंशाल्लाह। ओके, कोई अगला सवाल? ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ MEP ಇಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ MEP ಇಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು। मुझे थोड़ा आप कोई क्लियर करेंगे, आप उसका ट्रांसलेट करें। ये बता रहे हैं कि एक मिनट, जो आप MEP से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, आगे वाले पार्टी जो भी दूसरे पार्टी से हैं वो बोल रहे हैं कि वोट फुट रहे हैं, इसके लिए आपके क्या विचार है पूछ रहे हैं। अगर ये कोई पूछते हैं तो इसके हम क्या जवाब दें? अगर वोट फुट रहे हैं तो देखिए, वोट यहाँ पर फूटने तोड़ने तो मैं नहीं आई हूँ, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जीतने के लिए आई हूँ। आप सब पहले दिन से मेरे साथ मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो क्या मैंने कहा है कि तुम बी फॉर्म डाल के खामोश रह जाओ, मुझे सिर्फ वोट तोड़ना है? मैंने ये कहा है? मैंने क्या कहा है आप लोगों से? मुझे कंटेस्ट करना है, मुझे जीतना है। अब वो लोगों की सोच है कि वोट तोड़ना है बोलना। अभी रिजल्ट आए जहां पर कुछ पार्टियों को एक सीट क्या 0 वोट भी नहीं आए। क्या वहां MEP खड़ी थी वोट तोड़ने के लिए? नहीं खड़ी थी ना। तो आप रिजल्ट चेक कर लीजिए और पिछले सालों के भी रिजल्ट चेक कर लीजिए। अगर MEP भी ना खड़े तो इंडिपेंडेंट से कितने लोग नहीं खड़ते हैं? तो फिर MEP को क्यों निशाना बना रहे हैं? आप जवाब दीजिए इसका। और हम कंटेस्ट करने के लिए हमारी नेशनल प्रेसिडेंट डे एंड नाइट मेहनत कर रही है और हम भी जीतने के लिए डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। हम कोई वो पीछे से पैसे लेके टिकट को बेचने वाले लोग नहीं है करके आप जवाब दीजिए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम रवि कुमार है। जी 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 बोलिए। नमस्ते मैडम, मैं
रवि कुमार है जी। अभी तो इधर पूरा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, पैसा बांट के वोट लेते हैं जी। काम के बाद वोट नहीं ले रहा है, जी। इसलिए आप पूरा सारे कैंडिडेट का पब्लिक में वहाँ पूछना है जी। पब्लिक का कौन काम किया, पब्लिक का कौन सर्विस किया, कितना साल सर्विस किया, जी। उसका पर्सनल कैसा है, पूरा सर्वे करना है। बिल्कुल पूरा जोड़ के सर्वे करके बहुत अच्छी बात आपने वो कहा। इसका पॉलिटिकल है, बिजनेस हो गया, यस बिजनेस हो और गया। हम ये पॉलिटिकल बिजनेस को मनी माइंड मसल पावर मनी पावर को लेकर देखिए, इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है नेशनल। अगर हम भी ये पॉलिटिकल को बिजनेस बना देंगे तो फिर हमारी आवाज का कुछ मतलब ही नहीं है। और भाई साहब ने बहुत सही कहा कि आप अपने अपने एरियाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछिए और आप जीतने के बाद उनके वो प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे। और जो अखराजात इलेक्शन के लिए जो छोटे मोटे जरूरत है वो हम करेंगे करके बोल के आप सीधे से जवाब दीजिए। ये एमईपी बिजनेस नहीं है, ये एमईपी देश की खिदमत है, देश का सेवा है। आप सब ये सोच कर आके कंटेस्ट करेंगे मेरी पार्टी के अंदर। आपका चेहरा देखा तो मेरा मन से एक बात बोल रहा हूँ जी। 2023 में प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन बोले तो आप रहेगा, इंशाअल्लाह आप रहेगा, सोनिया गांधी भी नहीं रहेगा, मोदी जी साहब नहीं रहेगा, आप हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर दुबे बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महिला शेख जी इंशाअल्लाह अगर मैं देश की प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह रहूंगी या किसी ना किसी साल में, आप भी जरूर कोई ना कोई होम मिनिस्टर, कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ना कोई मिनिस्टर, आप सब भी जरूर रहेंगे। आपा मैं हावेरी जिला हिरेकेरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहा हूँ। जी जी आपने जो बताया जी। बूथ काम करने के लिए बूथ कमेटी बनना जरूरी है जी। वार्ड कमेटी बनना जरूरी है मेहनत करने के लिए जी। लेकिन आपने अभी तक हावेरी जिला पर कदम नहीं रखा जी। आपका आना जरूरी है। भाई साहब प्लीज आप उधर आइए। बिल्कुल भाई साहब, अभी इंशाअल्लाह मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट शायद कंप्लीट किया है, बाकी के जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैं जरूर कंप्लीट करूंगी इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम फयाज अहमद है। जी। मैं कर्नाटका मुस्लिम संघ का प्रेसिडेंट हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मोरओवर आई एम एजुकेशन फील्ड में हूँ, अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का लाइफ मेंबर भी हूँ, जी 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 सियासी शऊर रखता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और खासकर मैं एक बात नोट किया है आपकी तकरीर में, आपके इसमें, जी जी जो कैंडिडेट है वो ही मस्ट बी इन ए ग्रास रूट लेवल, जी जी इज नॉट ए रेड कार्पेट लेवल। जी The persons who are coming from the grassroots level, he knows each and everything. हर चीज जानता है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूरियात क्या है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर जब तक उसकी जरूरियात को महसूस नहीं कराए, जी he is not able leader. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज मैंने इंटरव्यूज लिया है। अब बैठ के 2-3 रात में कंप्लीटली आप सबके इंटरव्यू सुनूंगी कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, वहाँ की क्या जरूरत है, वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में मैं यही देखना चाहूंगी। आपका बहुत ही अच्छा सवाल था कि क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं समझ जाइए कि वहाँ के आप माँ बाप हैं, तो भी हैं आप लोगों के लिए, आप वहाँ के जो भी है, माँ भी है बाप भी है। माँ की जरूरत को भी आप पूरा करना पड़ेगा, बाप की जरूरत को भी पूरा करना पड़ेगा, देश के हर नागरिक की जरूरत को जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको पूरा करना पड़ेगा। और आइंदा जब आप फाइनलाइज हो जाएंगे, आपसे मैं अग्रीमेंट राइटिंग में लूंगी कि आप पब्लिक के लिए डेली 3 घंटों का टाइम देंगे। कितने घंटों का? 3 घंटों का टाइम देंगे और उनके जरूरियात को सुनेंगे और उनके मसाइल को हल करेंगे आप। नहीं तो हम एमपी बनने का कुछ मतलब ही नहीं है। मेरी बात कंप्लीट नहीं किया मैं। जी जी ये लीडर जो है हमें थोड़ा है ना, कभी भी है ना स्लम में हो, गरीब को है ना जी एक ही चीज की जरूरत है, उसे है ना अच्छी से पेश आए। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात वो बोले ये भाई। नहीं चाहता कि आप कितने पैसे देंगे, बिल्कुल। वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे क्या मिलेगा। जी जी गरीब को एक ही चीज है कि उससे कौन सा लीडर कितनी अच्छी बात करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके खाने पे अगर हाथ भी रख दिया कोई भी लीडर, तो है ना वो खुशी से वो बात हो जाता है। और आइंदा जब भी वो मिलेगा तो बोलेगा कि फलाना एमएलए ने मेरे खाने पे हाथ रखा था। बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात है। वो कभी भी है ना दौलत के पीछे नहीं रहेगा। जी, जी। गरीब को है ना, लोग है ना जी। एक सेल आइटम समझ गए। यस, जो गरीब को सेल आइटम समझते थे और गरीब को या गुलाम समझते थे, आज हमारी एमईपी के जरिए गरीब को, सारे एमएलए को इज्जत देना होगा और
गरीब के कंधे को वाकई हाथ रखना होगा और उसके जरूरियत का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले मेरी पार्टी का मकसद होगा गरीबों को ऊपर लेकर जाना। पहले मेरे पॉलिसीज, मेरे प्लान जो बनेंगे, जितना ज्यादा गरीब होगा उसके लिए प्लान पहले बनेगा। थोड़ा मालदार होगा उसके लिए बात बनेगा, थोड़ा मालदार होगा उसके लिए बात बनेगा। सबसे पहले गरीबों के लिए प्लान बनाकर हमको उनको ऊपर भी ले जाना है और उनको हम एक मुस्कुरा कर प्यार मोहब्बत से भी बात करते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये काम हम सबको करना है और वही हर सबकी रेस्पेक्ट होती है। बिल्कुल। अभी एक मिनट, वक्त थोड़ा कम है लेकिन पूछने सवाल ज्यादा है। एक मिनट के हर लिए किसी सब को लोग- एक सवाल, जी हर किसी को एक- 5 सवाल 6 सवाल कर लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि जो भी अगर आपके रॉन्ग थिंकिंग है तो मैं इतना कहना चाहूंगा, शरीफों की शिकायत करने से शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। एक एक करके आप आराम से पूछिए आप सब लोग। मैं धौलेरी से डिस्ट्रिक्ट से हरपनड़ी तालुक से हूँ। जी मेरा नाम मुनव्वर है। जी मेरा एक मशवरा क्या है, तो जब भी आप टिकट देते हैं एजुकेटेड को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दो। जी बिकॉज एप्लीकेशन फिलअप नहीं करने आता कैंडिडेट को, वैसे टिकट दे दे तो कुछ इम्प्रूव नहीं नहीं, देखिए मेरे पास जो है कुछ पॉलिसी है, कुछ परसेंटेज मैं एजुकेटेड को दूंगी, कुछ परसेंटेज अनएजुकेटेड को भी दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं एजुकेटेड को भी आगे लेके जाऊं और अनएजुकेटेड को मैं एजुकेटेड और टैलेंटेड बनाऊं। ये मेरा काम है। अगर मैं अनएजुकेटेड को छोड़ती चली जाऊंगी, मैं अनएजुकेटेड को छोड़ती चली जाऊंगी तो फिर भी गरीबों के गरीब, तकलीफ की तकलीफ वैसे ही रहेंगे। मगर अनएजुकेटेड में भी ऐसे टैलेंटेड लोग ही जो बड़े बड़े हजारों के कंपनीज चलाते हैं, उनके पास 40-40 हजार स्टाफ काम करके सलाम करते हैं। तो एजुकेटेड मोस्ट वेलकम और अनएजुकेटेड को भी देखेंगे, उसका नेचर, उसके अखलाक, उसके आदाब, उसके टैलेंट, अगर उसके किरदार सही है तो उसको भी मेरे पास सीट मिलेगी। मगर मशवरे के लिए जज़ाकल्लाह। ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಎಂಇಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರೋ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ मैडम ये सोमलता जो है चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट से है, इनके खिलाफ कम से कम 15 लोगों ने धरना बैठने का भी सोच लिया, लेकिन उन्होंने उसी दिन बता दिया अगर मैं काम करूंगी, महिला सबलीकरण में अगर मैं कुछ करूंगी तो सिर्फ आपके साथ मिलकर एमईपी के लिए काम करूंगी, बताया था। थैंक यू। यही महिला सबलीकरण है और महिला सबलीकरण इस पार्टी का नाम क्यों रखा, महिला एम्पावरमेंट पार्टी लोगों ने क्वेश्चन किया। अब यहाँ जितने भी भाई एमएलए के लिए कंटेस्ट करेंगे, एमपी के लिए कंटेस्ट करेंगे आइंदा चलकर पार्टी में, मगर एक सूच जरूर रखेंगे। क्या सूच रखेंगे? ये महिला एम्पावरमेंट के लिए है। मुझे माँ की, बहन की, भाई सबकी भी जो है मुझे इज्जत करना बहुत जरूरी होगा और मैं यही मेरी तरफ से मशवरा भी दूंगी। जितने भी भाई कंटेस्ट करके अगर जीतेंगे, उनको चाहिए कि हमारे बहनों की, हमारी माओं की, सबकी वो रेस्पेक्ट और इज्जत करे, सबसे पहले उनका काम करे, उनको आगे लेकर जाए। थैंक यू सोमलता। शुभम मालिक से बात कर रहा हूँ जी। बूथ वाइज की आपने बात की कि बूथ वाइज जाना चाहिए, फॉर्म फिलअप करना चाहिए जी। तो इसके लिए एक आप डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बॉडी अगर करेंगे तो बहुत उसकी सहूलत होगी जी, क्योंकि तालुक वाइज जाके पूरे लोग फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट बेंगलुरु को ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जी, वहाँ पे आपको लेके आने की भी जरूरत नहीं है। आप एक पैक करके किसी के भी हाथ से भेज सकते हैं। अगर एक एमएलए को अगर इतनी भी मेहनत नहीं लगेगी तो वो एमएलए नहीं बन सकते। एक एमएलए अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ के 300 फॉर्म फिलअप करके अगर वो यहाँ तक ना पहुँचा सके हम तक, तो फिर काफी राबिते होना पड़ेगा, डे एंड नाइट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हर वक्त काम के लिए। तो ये जरूरी है आपके ऊपर। और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ये काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को 8 ताल्लुक के एमएलएओं का क्या रिमार्क है, क्या जरूरियात है, उनको हेल्प करने का उनका काम होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जो हमारे कैंडिडेट होंगे या कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट के लिए हमने जिसको सेलेक्ट किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बूथ एजेंट को जनरेट करें और वो सबमिट करें बी फॉर्म सबमिट करने से पहले। मैं विजयपुर डिस्ट्रिक्ट बबलेश्वर मतदान क्षेत्र से कैंडिडेट हूँ और मेरी सलाह है कि हर कैंडिडेट जो हमारे कर्नाटका में 224 जो कंटेनर हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब भी फाइल करने के पहले इलेक्शन कमिश्नर्स के पास सलाह रहती है वहाँ पर कि एक कैंडिडेट पर 5-5 लोग सूचक रहते हैं, उनके घर के टैक्सेस पेड रहना और वो तुम्हारे खास अपने रहना, वो 5-5 लोग जब जाके आपका वोटिंग जो फाइल करेंगे वो क्रमबद्ध होगा, यानी कि सक्सेस होगा, वरना वो फेल हो जाएगा। उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगी कि कोई फाइल होकर वापस ना आए, सारे लोग पास हो, उसी तरह के लोग सबमिट भी करें खासकर से। और दूसरी बात क्या है कि हम इस पहला ये प्रोसेस था, आपको बुलाए हैं, अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो आपको व्हाट्सएप पे आते चले जाएंगे। अगर व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं करते हैं तो फ़ोन पे आपको बताया जाएगा या ईमेल के जरिए जो है आपको बताया जाएगा। उसके बाद भी दरमियान में पर्सनल मीटिंग्स को भी जो है आपको अटेंड करना होगा। ये तो सबको जमा कर मीटिंग किए ही, कभी कभी क्या होता है एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जब हम उसी कैंडिडेट को बुला के बिठा के बात करेंगे, वहाँ की ये बात है, ये वहाँ की ये चीज़ है, आपको मसले को इस तरह से हल करना होगा। हाँ, अगर कोई छोटे मोटे मसले हैं तो लीगल वे में हम हल करके भी इंशाल्लाह देंगे। और दूसरी भी मैं एक बात आपको खास बताना चाहती हूँ, कोई भी पार्टी के कैंडिडेट हो, कोई हमारे कार्यकर्ता हो, जो भी काम कर रहे हैं, उनको कहीं भी इलीगल हरासमेंट को डरने की जरूरत नहीं है। कल से हमारे हुसैन भाई किधर हैं जी, कल से हमारा जो है एक लीगल टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अलर्ट रहेगी 2 मंथ। और आपको आज में 24 घंटों के लिए नंबर एक्टिवेट रख के आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी। और आपको जो भी जहां भी, आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर आप पर कोई जुल्मन करना चाहता है तो डिटेल्स के साथ हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम यहाँ तक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाके नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हमको छेड़ेगा हम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। हुसैन साहब के बारे में अगर कहा जाए तो हुसैन साहब हर हमेशा हमारे पर नजर रख के रहते हैं। और आज तक एमईपी के अंदर जो भी काम हुआ 99% जो महिला एमईपी, युवा एमईपी, रैतरो एमईपी और जो कम से कम 11 की लिस्ट सबसे पहले मुझे हुसैन साहब ने बताई थी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और खासकर से भाई के साथ और भी लीगल टीम्स रहेंगे जो स्टेट में हल नहीं हो पाएंगे, उसको सेंट्रल में भी हल करने के लिए वहाँ भी हमारे टीम्स हैं। और इवन के टोटल इंडिया में हमारे लीगल टीम्स हैं। और हम क्या है, कभी भी कोई इलीगल स्टेप किसी पर नहीं उठाना चाहिए। जो कोई इलीगल स्टेप हम पर उठाता है उसको लीगल से स्टेप उठाकर उसको सबक सिखाना चाहिए। ये तुम सबको आज से पालन करना पड़ेगा, सीधी सी बात। हेलो, दिस इज अनिल। आप बताइए। मैं दावणगेरे से आया हूँ, मेरा नाम नौशाद। और आप कन्नड़ा से भी अगर कुछ लोग सवाल करते हैं तो कर सकते हैं। मैं 50% कन्नड़ा अंडरस्टैंड हो जाती हूँ, पूरा समझ नहीं पाती तो मुझे कोई ट्रांसलेट करके बता दीजिए। आपको अगर करना है तो मैडम मैं कन्नड़ा में ही बात करती हूँ। जी 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 बिल्कुल। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, दूसरे को ये सोच कर बैठ जाएंगे कि मैडम को कन्नड़ा में क्वेश्चन करेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए मैडम कर्नाटक में ज्यादा लोग कन्नड़ा को बहुत ये करते हैं। देना भी चाहिए क्योंकि स्टेट लैंग्वेज है, उसको नंबर 1 पे रखना बहुत जरूरी है। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೌತ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವು ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ MLA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 10 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೂತ್ ವೈಸು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಬೂತ್ ವೈಸ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು 10 ಬೂತ್ ವೈಸ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 6 ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ MEPಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. सुनते सुनते तो 80% समझ में आने लग रहा है, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म डाल के है, वहाँ पर इन्होंने काम स्टार्ट करके 6 वार्ड से ज्यादा काम कर लिया है। और ये पहली औरत ऐसी कह रही है कि ऑलरेडी इन्होंने 15% काम कर लिया है। ओह बहुत ग्रेट है, बहुत। मेरे ख्याल से यहाँ भी छुपे हुए शेर हैं जो काफी काम कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी मुझे कल परसों में जल्दी खबर दे देंगे कि मैडम हमारा काम हो चुका है। आपने जो बोला मुझे अंदाजा भी है, कुछ लोगों ने कर लिया है, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व देखा बरकातहू। बताइए आप बताइए। Hello, this is Anil from Mysore. Okay. I'm very happy to see you and here already you have got doctorate. Getting a doctorate is not an easy thing. They select only for the people who have done real work. So that is one of we should tell you hats off. And you should in future you should become pillar for women, because all these years all these other parties, politicians, they say they give more importance for the women. They have kept percentage, but it is not implementing. They are not implementing and they are not showing their words and they are not keeping up their words. So I please request you to see to it that women get more power and more prominence, and children also. Whatever you are doing, all works have been appreciated, and we are very and your speech, everything is mind blowing. I have no words to talk to this thing, and I pray God to give you more strength to do more work, and you should become Prime Minister of India in future. Thank you so much. That is I and my family's intention. God should bless you. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जी। मैं यादगीर जिले से आया हूँ, मेरा नाम एमडी ताज है। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिस पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। 5 साल से मैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं 1-2 मिनट में बात कर सकता हूँ। बड़ी उम्मीद के साथ में आया हूँ सोशल मीडिया में आपको देखकर। जी बोलिए, बात करिए आप। तो सबसे पहली बात, एक अच्छा लीडर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जो आपसे तब से मैं सुन के मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा आपकी जोर ह्यूमैनिटी पे है, इंसानियत पे है। तो ये बुनियादी सवाल है एक लीडर बनने के लिए जी। तो इसीलिए मैं बहन जी से मैं और आपा से मैं ये सवाल करता हूँ कि इतनी देर से लेके कि ऐसी कई दूसरी पार्टी की अगर सभा चलती तो एक दूसरे पार्टी पे एलिगेशन लगाने की बात करते कि मैं आपको कब से देखता हूँ कि आप किसी के ऊपर एलिगेशन, किसी को टारगेट नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। इस खूबी को देखकर मुझे भी सुनने के लिए मैं 2 दिन से आपके पास वेट करते हुए यहाँ पर रुका हूँ। समझने के लिए बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स। और इसलिए कि मुझे दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना पहले से भी मेरे दिल को नफरत आती है। हाँ, अगर कोई बात दलील के साथ है, एविडेंस के साथ है, देश के लिए बुराई हो रही है, वो बात मैं खुलकर आपके सामने कहूँगी। मैं आपको भी यही दरस देती हूँ, आपको भी यही मैं टीच करती हूँ कि आप किसी को भी एलिगेशन मत लगाइए। ये गलत बात है। हमारा फेस लोग देखते हैं कि कभी भी उसको बुरा बोल रहा है, इसको बुरा बोल रहा है, तो हम भी उतने ही बुरे होते हैं। जो लोगों को जो बुरा बोलता है वो भी बुरा होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो कभी लोगों की बुराई ज्यादा नहीं करता। हमको हमने फ्लाइट रेडी की है, हमको बताना है कि हमारा इंटीरियर क्या है, हमारी सीट क्या है, हम कितने ऊपर उड़ाएंगे। दूसरों की फ्लाइट कैसी है हमको नहीं जरूरत है। इससे हम अपनी चीज बताएंगे, अपने बातें बताकर हमको लोगों में जाना है। और इंशाअल्लाह बहुत इतना गौर करके सोच के ये बात बताए तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स। और भी मेरे भाइयों से मैं इजाज़त चाहकर मैं 1-2 बात मैं करना चाहता हूँ, आप सभी की इजाज़त हो तो जी। मैं सभी भाइयों को दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कन्नड़ा में बोलिए आप।
कन्नड़ मुझे इतना ज्यादा नहीं। शाबाश जी, ट्रांसलेट कर देंगे। तो अभी बहन जी ने, अभी आपा जी ने सभी को बार बार ह्यूमैनिटी, इंसानियत से रहने की सबसे बड़ी बात बताई गई है। इसीलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक अच्छा लीडर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, एक सेकुलर जहन होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि एक इंसान और जानवर में फर्क क्या है। आज इस बात पर अगर हम गौर करें तो इसका जवाब हमारे पास मिलना बहुत ही मुश्किल है। इंसान उसको कहा जाता है वो 100 की जान बचा सकता है और 100 का पेट भर सकता है, उसको इंसान कहा जाता है। जानवर उसको कहा जाता है वो खुद का पेट भरता है और खुद की जान बचा सकता है और उसी को जानवर कहा जाता है। तालियां बजाइए। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम हमारे लिए मैडम बहुत देर से रुकी हुई है। और खासकर से जो है मैं ये और एक बात बताती हूँ कि आपको कोई ये बात बताए कि ये मुस्लिम पार्टी है तो आप सब उनको मुंह तोड़कर जवाब देना है, ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, हम सब की पार्टी है, ये देश की पार्टी है, ये भारत की पार्टी है। अगर कोई हिंदू पार्टी रजिस्टर कराता है तो वो पार्टी हिंदू नहीं होती, कोई मुस्लिम पार्टी रजिस्टर कराता है तो वो पार्टी मुस्लिम नहीं होती। ये पार्टी देश की पार्टी है, ये पार्टी लोगों की पार्टी है, ये पार्टी पीपल एक्ट में रजिस्टर हुई पीपल्स की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। पार्टी के प्रेसिडेंट कभी चेंज हो सकते हैं, उतर सकते हैं, बदल सकते हैं, आप देख सकते हैं, मगर कभी भी पार्टी नहीं बदल सकती। तो ये पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है और ये पार्टी पीपल पार्टी है, ये पार्टी देश की पार्टी है। आप सब यहाँ इस बात के गवाह हैं। इसमें दलित भी बैठे हुए हैं, जिसमें मुसलमान भी बैठे हुए हैं, जिसमें हिंदू भी बैठे हैं, जिसमें लिंगायत भी बैठे हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी बैठे हैं। आज मैं इस गुलदस्ते को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। ये हमारा गुलदस्ता पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। अब लोगों को पता चलेगा कि ये पार्टी कोई मुस्लिम वोट के लिए नहीं बल्कि ये पार्टी सबके हुकूक दिलाने के लिए आई। जस्टिस फॉर अस्सलामु अलैकुम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ MEP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MEP ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ MEP ಪಕ್ಷ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪಕ್ಷ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ, ಇದು MEP ಪಕ್ಷ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಣತನವಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ನಾವು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದವರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಮುರಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ನಾವು ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, 8 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಗನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಂಗಿಯರಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ MEP ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಂಕ, ಯಾವುದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ
ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. मैडम इन्होंने जो बात कही है इसके मुझे ट्रांसलेट करने की तो दूर, इनकी भावनाओं को मैं आपके सामने बयान तक नहीं कर सकता. एक ऐसे इंसान को जिसने इंडस्ट्री में भी जाके नहीं देखा, ऐसे इंसान को आपने साथ दिया, आपको पूरा कर्नाटक साथ देगा. हम सब ये थैंक यू. और प्लीज 1 मिनट बैठ जाइए. और आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी एक हमारा कर्नाटक का जो मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला है और एक डेट होगा उसका लॉन्च होने का, मगर एक परफॉर्मा मैनिफेस्टो आपके सामने प्ले किया जाएगा ताकि आप नोट करें और मोबाइल के जरिए हमें कुछ सजेशन भी दे सकें. इसलिए एक मेरे ख्याल से 15 मिनट्स का होगा. जी ओके, थैंक यू सो मच अम्मा. शहबाज जो एमपीपी जो फैमिली है, जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए है और जो भी और बहुत जल्द जो है इसी तरह की हमारे कार्यकर्ता की मीटिंग भी होगी जिसमें जो कार्यकर्ता हैं स्टेट वाइज उनको बुलाया जाएगा. क्योंकि मैं एक पॉलिसी बनाई हूँ, अगर असेंबली मेंबर्स जिनको हम सेलेक्ट करने वाले हैं या जो हमारे पास रिक्वेस्ट दिए उनको अगर बुलाते हैं तो उसमें वही लोग आएंगे, वही लोग क्वेश्चन करेंगे. अब हम अपने कार्यकर्ता को बुला के पूछेंगे कि वहाँ पर हमारे कर्नाटक के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरियात है. तो नेक्स्ट मीटिंग कार्यकर्ता मैसेज क्या होगा किसके लिए? छोटा सा यूनिटी मैसेज चाहिए जी. सबका मिलकर काम करने की यूनिटी मैसेज तो मैंने सबसे पहले ही दे दी कि एमईपी के टोटल कार्यकर्ता, असेंबली मेंबर, जो भी लोग, छोटा सा मेंबर भी क्यों ना हो, वो एमईपी की एक फैमिली है. आपको फैमिली बनकर काम करना पड़ेगा. इससे बड़ी यूनिटी कोई नहीं हो सकती. जब मैं किसी को फैमिली कह दूं तो आप भी फैमिली की तरह, अपने एक भाई मिल गया तो सोचे कि वो मेरा भाई मिल गया, कोई एमईपी की एक लेडी मिल गई तो सोचे कि मेरी बहन मिल गई, और अगर कोई मिल गया तो ये मेरा भाई है. उनके मदद के लिए भी आप ये ना सोचे मैं तो हेब्बाल का हूँ तो मैसूर को क्यों मदद करूँ, मैं तो फलाना का हूँ तो मैं यहाँ क्यों करूँ. आप इंसानियत बनकर पूरे इंडिया में हेल्प करने की कोशिश करें. यही मैं चाहूंगी कि यही होगा इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू सो मच. और मैं शुक्र अदा करती हूँ आप सबका आना और इतनी देर इंतजार करना. मगर और इन महीनों में हमको 24 घंटे काम करना पड़ेगा. मैं पहले भी बताई थी कि मैं वो नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हूँ कि 10 साल में एक बार आके आपको हाथ हिला के चले जाऊँ. मैं आपके साथ में रहूंगी, आपके पास रहूंगी, आपके जरूरियात को देखूंगी. मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहूंगी. आप भी देश के लिए काम करने के लिए मेरे साथ तैयार रहना है इंशाल्लाह.